बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 1 शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से चैप्टर नंबर 7 का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के ऑब्जेक्टिव पार्ट है जिसके पार्ट ए की स्टेटमेंट है आंसर ट्रू और फॉल्स। आपने ट्रू और फॉल्स में आंसर करना है। इफ़ द स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, अगर आपके पास स्टेटमेंट ट्रू नहीं है देन रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद वर्ड दैट मेक्स द स्टेटमेंट ट्रू। तो आपके पास जो अंडरलाइन वर्ड है आपने उसकी रिप्लेस करके वो वर्ड करना है जो इस स्टेटमेंट को ट्रू कर दे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से जिसकी स्टेटमेंट है आ रैंडम वेरिएबल कैन एज्यूम ओनली वन वैल्यू विद आ गिवन प्रॉबिलिटी। रैंडम वेरिएबल हमेशा हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू को एज्यूम करता है प्रॉबिलिटीज़ को गिवन प्रॉबिलिटीज़ के लिए। तो इसका आंसर है हमारे पास फॉल्स, क्योंकि रैंडम वेरिएबल कोई भी वैल्यू को एज्यूम कर सकता है, किसी एक वैल्यू को एज्यूम नहीं करता, किसी भी वैल्यू को एज्यूम कर सकता है। तो इसका आंसर है फॉल्स और इसका रीज़न है एनी। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 2 है अ रैंडम वेरिएबल दैट कैन एज्यूम अ फाइनाइट सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज इज़ नोन एज कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। अगर हमारे पास रैंडम वेरिएबल में फाइनाइट सेट यानी कि हम लोगों के पास कोई स्पेसिफिक रेंज हो 1 से लेकर 3 तक, या कह दिया जाए कि आपने 1 2 3 इस रेंज के अकॉर्डिंग आपको वैल्यूज़ दी जाए तो उसको हम लोग कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल कहते हैं। तो इसका आंसर है आपके पास फॉल्स, क्योंकि हम लोग उसको कंटिन्यूस नहीं उसको डिस्क्रीट कहते हैं। जिसमें हम लोगों के पास स्पेसिफिक वैल्यूज़ हों उसको हम लोग डिस्क्रीट कहते हैं, और जिसमें हम लोगों के पास मतलब 100 ऑन टू रेंज हो, जिसमें इंटरवल्स हो और जिसमें हम लोगों के पास रेंज इन्फिनिटी तक हो उसको हम लोग कंटिन्यूस कहते हैं। स्टेटमेंट नंबर 3 है आ रैंडम वेरिएबल दैट कैन एज्यूम एनी वैल्यू इन अ गिवन इंटरवल। वो रैंडम वेरिएबल जो कि गिवन इंटरवल्स के अंदर वैल्यूज़ को एज्यूम करता है ए और बी इज़ नोन एज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो इसका आंसर है फॉल्स, क्योंकि इंटरवल में हमेशा हम लोगों के पास कॉन्टीन्यूस आता है, डिस्क्रीट नहीं आता। तो इसका आंसर है फॉल्स और इसका रीज़न है कंटिन्यूस। नेक्स्ट है हम लोगों के पास द एक्सपेक्टेड वैल्यू फॉर एनी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू समीशन एक्स माइनस म्यू स्क्वायर पी ऑफ एक्स। आपके पास हमेशा एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स की, वो इक्वल होती है एक्स माइनस म्यू स्क्वायर पी ऑफ एक्स। मैं आपको यहाँ पर लिख के भी दिखा देती हूँ। आपके पास यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के पार्ट ए में जो 4th पॉइंट है जिसमें कहा हुआ है कि आपके पास जो डिस्क्रीट का एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है वो इक्वल होता है हमेशा हम लोगों के पास समीशन एक्स माइनस म्यू स्क्वायर पी ऑफ एक्स के इक्वल। तो इसका आंसर है आपके पास फॉल्स। यहाँ पर आप लिखेंगे फॉल्स, क्योंकि हम लोगों के पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल होता है समीशन एक्स पी ऑफ एक्स या फिर एफ ऑफ एक्स। आपके पास यहाँ पर पी ऑफ एक्स का फंक्शन होगा या फिर एफ ऑफ एक्स का फंक्शन होगा। तो इसका आंसर है फॉल्स और इसकी रीज़न है समीशन एक्स पी ओवर एक्स। तो इस 4th स्टेटमेंट का आप आंसर लिखेंगे फॉल्स और इसका रीज़न है समीशन एक्स पी ऑफ एक्स। इसका आंसर है फॉल्स और इस एक्स माइनस म्यू स्क्वायर की जगह आएगा समीशन एक्स पी ऑफ एक्स। नेक्स्ट 5th पॉइंट है द वेरिएंस फॉर एनी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज समीशन एक्स पी ओवर एक्स। आपके पास जो वेरिएंस होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का वो समीशन एक्स पी ऑफ एक्स के इक्वल होता है। तो इसका आंसर भी है फॉल्स, क्योंकि हम लोगों के पास जो वेरिएंस होता है वो इक्वल होता है समीशन एक्स माइनस म्यू स्क्वायर पी ऑफ एक्स के। इसका मतलब ये है कि ये चीज़ ऑपोजिट आ जाएगी, ये चीज़ यहाँ आएगी और ये चीज़ यहाँ आएगी, ऑपोजिट इन्होंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम लोगों के पास स्टेटमेंट नंबर 6 है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में एज्यूम ओनली पॉजिटिव वैल्यूज़। कि हम लोगों के पास जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स है वो हम लोगों के पास सिर्फ हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज़ लेती है। तो इसका आंसर है फॉल्स। मैं इसका आंसर यहाँ लिख देती हूँ और इसका रीज़न है फिक्स सेट ऑफ डेटा, क्योंकि हम लोगों के पास जो डिस्क्रीट होता है उसमें हम लोगों के पास फिक्स सेट ऑफ वैल्यूज़ होती हैं। आपको वो वैल्यूज़ दे दी जाती हैं कि आपने इस वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर। नेक्स्ट हम लोगों के पास पॉइंट नंबर 7 है द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट इज़ ज़ीरो। अगर आप किसी भी कांस्टेंट का एक्सपेक्टेड वैल्यू ले लें तो वो आपके पास हमेशा ज़ीरो आता है। इसका आंसर है फॉल्स, क्योंकि अगर आप किसी भी एक्सपेक्टेड वैल्यू कांस्टेंट का एक्सपेक्टेड वैल्यू ले लें तो उसका आंसर हमेशा हम लोगों के पास कांस्टेंट ही आता है। जैसा कि अगर आप यहाँ पर लिखें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए, तो एक्सपेक्टेशन कभी भी कांस्टेंट पर अप्लाई नहीं होती, तो वो आंसर आपको कांस्टेंट ही दे देगा। तो इसका आंसर है आप लोगों के पास कांस्टेंट। नेक्स्ट हम लोगों के पास पॉइंट नंबर 8 है द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू
वेरिएबल्स इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सपेक्टेड वैल्यू। अगर आपके पास किसी भी दो एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ का अगर आप प्रोडक्ट ले लें रैंडम वैल्यू, तो वो इक्वल होता है उसी के प्रोडक्ट के, जबकि वो रैंडम वेरिएबल्स आपस में इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो इसका आंसर है फॉल्स, और इसका रीज़न है कि हम लोग कभी भी किसी अगर दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करें, अगर हम उनकी एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ फाइंड आउट करें, तो वो इक्वल नहीं होता बल्कि वो इंडिपेंडेंट होता है। हम किसी भी दो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स का प्रोडक्ट ले सकते हैं। उसके बाद हम लोगों के पास पॉइंट नंबर 9 है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ एनी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। आपके पास जो प्रोबेबिलिटीज़ का सम होता है वो आपके पास ज़ीरो के इक्वल होता है। इसका आंसर है फॉल्स, और इसका रीज़न है वो ज़ीरो के नहीं 1 के इक्वल होता है। लास्ट पॉइंट है आप लोगों के पास पॉइंट नंबर 10, फॉर एनी रैंडम वेरिएबल्स हैविंग मीन, म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर एंड k is greater than 1, then the probability that a value of x falls within k standard deviation of the mean is less than 1 minus 1 by k square। तो इसका आंसर है आपके पास कि वो लेस नहीं होता बल्कि एटलीस्ट होता है। इसका आंसर है फॉल्स, और इसका रीज़न है एटलीस्ट। ये आप लोगों के पास यहाँ तक ट्रू फॉल्स सॉल्व हो गए। नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करते हैं MCQs पार्ट बी, जिसमें हम लोगों के पास फर्स्ट स्टेटमेंट है, अ रैंडम वेरिएबल इज़ आल्सो नोन एज चांस वेरिएबल, स्टोहेस्टिक वेरिएबल, वेरिएट या ऑल ऑफ अबव। रैंडम वेरिएबल आपके पास चांस वेरिएबल होते हैं, स्टोहेस्टिक वेरिएबल होते हैं, वेरिएट होते हैं या ऑल ऑफ अबव होते हैं। तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ अबव। रैंडम वेरिएबल हमारे पास ये सब कुछ होते हैं। सेकेंड पॉइंट है आपके पास, नेक्स्ट हम लोगों के पास पॉइंट नंबर 2 है, द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x डिनोटेड बाय एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो रैंडम वेरिएबल x होता है जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एफ ऑफ एक्स से, उसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ए है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स, एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू पी प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, या नन ऑफ अबव। तो इसका आंसर है ए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स। नेक्स्ट अब हम लोगों के पास पॉइंट नंबर 3 है, अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बी रिप्रेजेंटेड बाय अ टेबल, अ मैथमेटिकल फंक्शन, अ हिस्टोग्राम या ऑल ऑफ अबव। कि डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक टेबल के अंदर, मैथमेटिकल फंक्शन के साथ या हिस्टोग्राम के साथ। तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम टेबल के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैथमेटिकल फंक्शन यानी कि हम लोग इसको सॉल्व भी कर सकते हैं समीशन अप्लाई करके, हिस्टोग्राम के ज़रिए भी हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ अबव की टेबल भी है, मैथमेटिकल फंक्शन भी है और हिस्टोग्राम भी है। नेक्स्ट हम लोगों के पास पॉइंट नंबर 4 है, अ कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट रिप्रेजेंटेड बाय। कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसका मतलब यह है जिसमें हम लोग इंटरवल यूज़ करते हैं, उसको हम लोग किस तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। नंबर ए, अ टेबल, टेबल के ज़रिए, नंबर बी अ मैथमेटिकल फंक्शन, नंबर सी अ ग्राफ, या नंबर डी अ डेंसिटी फंक्शन। कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग मैथमेटिकल फंक्शन यानी कि इंटरवल जो कि हम लोग ने सॉल्व किया, हम लोग उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफ के ज़रिए भी सॉल्व कर सकते हैं और डेंसिटी फंक्शन के ज़रिए भी सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ एक वाहिद टेबल है जिसके हम लोग कंटिन्यूस नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि हम लोगों के पास रेंजेस होती हैं, इसलिए हम उसको टेबल में सॉल्व नहीं कर सकते। फिफ्थ पॉइंट है, इफ़ एक्स एंड वाई आर टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, अगर हमारे पास एक्स और वाई दो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल हैं, देन वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू, उसके बाद आपके पास वेरिएंस ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, पार्ट ए वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस वेरिएंस ऑफ वाई, बी वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस वेरिएंस ऑफ प्लस वेरिएंस ऑफ वाई, पार्ट सी वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई माइनस टू कोवेरिएंस ऑफ ए कोमा बी, या फिर डी कोवेरिएंस नन ऑफ अबव। तो यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा देती हूँ कि हमारे पास जो वेरिएंस का फार्मूला होता है एक्स माइनस वाई का, वो हम लोगों के पास इक्वल होता है वेरिएंस ऑफ एक्स, जो कि हम लोगों के पास यहाँ सी में लिखा हुआ है, वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई माइनस टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स कोमा वाई, और हम लोगों के पास कोवेरिएंस ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल होता है 0 के। तो हम लोगों के पास सिंपल ये फॉर्म आ जाती है वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस वाई की। जब हम लोगों के पास ये 0 हो गया तो हम लोगों के पास सिंपल आ जाएगा वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई। इसका मतलब है कि हम लोगों के पास इसके लिए आंसर है बी वाला।
नेक्स्ट हम लोगों के पास स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 6, इफ़ एक्स इज़ आर रैंडम वेरिएबल ए एंड ए एंड बी आर कांस्टेंट। अगर आपके पास एक्स एक रैंडम वेरिएबल है और ए और बी आपके पास कांस्टेंट है, देन वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू, देन आपके पास जो वेरिएंस है ए एक्स प्लस बी वो किसके इक्वल होगा। यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब आप इसको सेपरेटली अप्लाई करें, यहाँ आ जाएगा, आप इसको सेपरेट कर दें, ये हो जाएगा वेरिएंस ऑफ ए एक्स और ये हो जाएगा वेरिएंस ऑफ बी। कांस्टेंट के ऊपर कभी भी एक्सपेक्टेशन या फिर वेरिएंस अप्लाई नहीं होता, इसलिए ये हो जाएगा ज़ीरो। आपके पास सिंपल आंसर आ जाएगा वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी का। कांस्टेंट के ऊपर जब आप वेरिएंस अप्लाई करेंगे, एक्स के साथ है इसलिए वेरिएबल के साथ है इसलिए आप अप्लाई करेंगे। सिंपल होता तो हम लोग इसको ज़ीरो कर देते। अब आप इसको जब वेरिएंस से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स और ये ज़ीरो हो जाएगा। तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी का ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स। अब आपने यहाँ पर देखना है कि ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स कहाँ लिखा हुआ है, ये पार्ट ए में। कांस्टेंट के अगर इस बी के साथ भी हमारे पास कोई वेरिएबल होता जैसे कि वाई, तब हम इसको सॉल्व कर सकते थे। अब हम लोगों के पास यहाँ इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है इसलिए ये ज़ीरो हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों के पास 7 स्टेटमेंट है, गिवन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ रैंडम वेरिएबल एक्स। यहाँ पर हम लोगों के पास एक्स आई है 1 से लेकर 6 तक की वैल्यूज़ और एफ ऑफ एक्स है 0.10, 0.20, 0.20, 0.25 एंड 0.10 और 0.10 और इसका टोटल है 1। आपने सॉल्व करना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आया है, 2, 1.4654, 3.5064 या 2.1475। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोगों ने MCQ सॉल्व करना है 7 स्टेटमेंट का। हम लोगों के पास ये टेबल मेंशन है और हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। हमारे पास वेरिएंस यानी कि सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है समेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आपके पास इक्वल आएगा समेशन एक्स एफ ऑफ एक्स और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल आएगा समेशन एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स के। आपके पास इस तरह से ये टेबल मेंशन है। आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपके पास ये एक्स की वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर आपके पास एफ ऑफ एक्स सेम रहेगा जिसका टोटल है आपके पास यहाँ 1 के इक्वल। आपने यहाँ पर सिंपल एक्स आई का स्क्वायर ले लेना है यानी कि एक्स की हर वैल्यू का स्क्वायर ले लेना है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के। एक्स की हर वैल्यू को एफ ऑफ एक्स की हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आ जाएगा। उसके बाद एक्स आई स्क्वायर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर के लिए हम लोग एक्स आई स्क्वायर की हर वैल्यूज़ के साथ एफ ऑफ एक्स यानी कि फंक्शन की वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं और हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया कि हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है जो कि होता है समेशन एक्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल। तो हमने एक्स की हर वैल्यू को एफ ऑफ एक्स की हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाया, जैसे 1 मल्टीप्लाई 0.10, 2 मल्टीप्लाई 0.20, 3 मल्टीप्लाई 0.20, 4 मल्टीप्लाई 0.25, 5 मल्टीप्लाई 0.15 एंड 6 मल्टीप्लाई 0.10 इक्वल हो गया हम लोगों के पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का आंसर 3.45। नेक्स्ट अब हम लोगों ने सॉल्व करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि इक्वल होता है समेशन एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। आपने एक्स स्क्वायर की हर वैल्यू यानी कि 1 को 0.10 के साथ, 4 को 0.20 के साथ, 9 को 0.20 के साथ, 16 को 0.25 के साथ, 25 को 0.10 के साथ और 36 को 0.10 के साथ मल्टीप्लाई करवा के इन सब वैल्यूज़ को ऐड करना है। तो आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 14.05। अब हम लोगों ने नेक्स्ट इसको वेरिएंस के फार्मूले में पुट करना है और वहाँ से वेरिएंस का वैल्यू का हम अंडर रूट ले लेंगे और हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट वेरिएंस का हम लोगों के पास फार्मूला है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर का हमारे पास आंसर है 14.05 और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का है सिंपल 3.45। इसका हम लोग स्क्वायर ले लेंगे, आंसर आ जाएगा 11.9025। अब आपने वेरिएंस में 14.05 में से 11.9025 को माइनस करना है तो आपके पास वेरिएंस यानी कि सिग्मा स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 2.1475। अब हमें चाहिए अगर सिंपल वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपने ले लेना है वेरिएंस के ही आंसर का अंडर रूट। आपने अंडर रूट ले लेना है 2.1475 का, तो आपके पास सिंपल सिग्मा का आंसर आ जाएगा 1.1475
1.465, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर आप लोग अंडर रूट ले लेंगे 2.1475 का तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.465435। अब आपने अपने इस स्टेटमेंट में देखना है कि आपके पास इन ऑप्शंस में से यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या आंसर है। अगर ये आपको कहते हैं कि आपने वेरिएंस फाइंड आउट करना है तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास डी वाला ऑप्शन बनता। अब इन्होंने कहा है कि आपने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ इसका आंसर आया है बी 1.4654। नेक्स्ट अब हम लोगों ने स्टेटमेंट नंबर 8 सॉल्व करनी है, जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है सपोज एक्स हैज़ आ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बाय। आपके पास ये एक्स की वैल्यूज़ हैं और ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ हैं और टोटल है इसका 1। देन ए इज़, आपने ए फाइंड आउट करना है और आपने यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन है 0.10, 0.11, 0.20 या नन ऑफ अबव। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट नंबर 8 के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपके पास जो एफ ऑफ एक्स यानी कि ए हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, ए हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो आपके पास जो यहाँ पर सारे ए लिखे हुए हैं जैसा कि 2a, 3a, 1a, इस ए के साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब इसके साथ 1 है और यहाँ पर लिखा है 3a और इसका आंसर किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। आपने यहाँ पर ये लिखना है। अब आपने ये सारी वैल्यूज़ को ऐड करना है। 2 + 3 5, 5 + 1 6, 6 + 3 = 9a = 1। 1 को आप इस तरफ ले जाएंगे बिल्कुल इस तरह से, a = 1/9। तो यानी कि a का आप लोग लिखे आंसर 1/9 और 1/9 को अगर आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.111। आपके पास a का आंसर है 0.111। आप लोग यहाँ पर वो लिखते हैं और इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास 0.111 कौन सा ऑप्शन बन रहा है, बी। तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट हम लोगों के पास पॉइंट नंबर 9 है, इफ़ एक्स एंड वाई आर टू रैंडम वेरिएबल्स। अगर एक्स और वाई हमारे पास दो रैंडम वेरिएबल हैं तो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होगा। हम लोगों के पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के, और इसको हम सेपरेट कर देंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई के। अब आपने देखना है कि इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपके पास ये ऑप्शन कहाँ पर आ रहा है, ये ऑप्शन आ रहा है नंबर ए पर। तो इसका आंसर है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, ए ऑप्शन। पॉइंट नंबर 10 है, इफ़ टू डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट। अगर आपके पास दो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई और वह दोनों ही इंडिपेंडेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट है जो कि वो नॉट ट्रू होगी, कि कौन सी स्टेटमेंट जो कि इसको ट्रू नहीं करेगी। सबसे पहली स्टेटमेंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 गिवन डैट वाई इज इक्वल टू 2। probability of 4 and y is probability of x is equals to 4 and y is equals to 2 is equals to probability of x is equals to 4 multiply by probability of y is equals to 2. probability of x is equals to 4 and y is equals to 2 is not equals to probability of x is equals to 4 multiplied by probability of y is equals to 2, या फिर probability of x is equals to 2 is equals to probability of 2 गिवन डैट y। हमारे पास ये स्टेटमेंट भी हम लोगों को सॉल्व करने के लिए दी जाती है कि आपने इस तरीके से सॉल्व करना है जिसमें आप लोग गिवन डैट फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने ये भी स्टेटमेंट देखी है जिसमें आप लोगों के पास इस तरह से स्टेटमेंट दी होती है और आपने इसको इस तरीके से सॉल्व करना होता है और बीच में इक्वल होता है, क्योंकि एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई करवाना। लेकिन इस तरह की स्टेटमेंट हम लोगों ने नहीं देखी होती कि बीच में नॉट इक्वल्स टू आ रहा हो। तो इसका मतलब है कि ये कौन सी स्टेटमेंट जो इस स्टेटमेंट को नहीं ट्रू करती वो है पॉइंट नंबर सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4 एंड का मतलब है मल्टीप्लाई करवाना है, वाई इज इक्वल्स टू 2, ये नहीं इक्वल होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 2 के। इसका मतलब है कि इसका आंसर है सी। यहाँ तक हम लोगों के पास चैप्टर नंबर 7 के MCQs यहाँ तक कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 7 की। आज की वीडियो हमारी यहीं तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।